सही है, मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक आ रही है, तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। और लेक्चर 5 तक मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ वगैरह देखी और काफ़ी मेरे ख्याल से मज़ेदार क्वेश्चन है जिसका थ्रू आउट यूज़ होते रहना है। सही है क्या? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हाउ आर यू ऑल? बढ़िया चल रहा है सबका? पक्का? गुड। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें पहला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हम नहीं तो ग्राफ वगैरह पे भी आ जाएंगे, बट अभी हम लोग पहले ये देख लेते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसके मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसके मैक्सिमम और मिनिमम की। तो जैसे क्वाड्रेटिक को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए एक तो है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज कर सकते हैं, और जो बच्चे dy/dx जानते हैं वो dy/dx का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे dy/dx जानते हैं वो dy/dx का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे कि एक्चुअल जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो ए का होगा कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लोगे तो या तो उसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, दोनों नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। समझ में आएगा? तो देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ होती है। जैसे सबसे पहले तो इसके परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कैसे लिखते हैं कि हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं और फिर कितना आता है x² प्लस bx अपॉन a, राइट। और प्लस जो एक्सप्रेशन c था वो तो है ही, सही है क्या? अब इन दोनों को देख के आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हो कि इसका जो आधा है उसका परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं इसको, a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ऐसा करने पे आप देखो कांस्टेंट टर्म का फर्क पड़ा होगा, यहाँ आया होगा b² इंटू a, दैट इज b² अपॉन 4a। तो ये ऐड हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये b² अपॉन 4a हम लोगों ने क्यों यहाँ से हटाया, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो b² अपॉन 4a है वो क्रिएट हुआ होगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, इसलिए इसको घटा दिया। अब देखिएगा, दिस इज a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर क्या आ जाएगा, प्लस 4ac माइनस b² अपॉन 4a। सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ये बात सही है क्या? तो अब आप देख सकते हो कि फाइनली जो एक्सप्रेशन है मैं उसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और प्लस सम कांस्टेंट, प्लस लिख लो माइनस लिख लो जो भी है, k कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर इट कैन बी, बट इट इज गोइंग टू बी सम कांस्टेंट। जहाँ पे हम k की वैल्यू अलग से मार्क कर देते हैं, k की वैल्यू कितनी है, 4ac माइनस b² अपॉन 4a। 4ac माइनस b² को हम लोग माइनस d भी लिख सकते हैं एंड अपॉन 4a, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं क्या, कि अगर मान लो बच्चों a पॉजिटिव है, क्या बोलते हो, a कैसा है, पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, सोचो। और प्लस एनी कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर a पॉजिटिव होगा तो कोई बतला सकता है बच्चा मेरे को, वैसे तो अभी कैसे बतलाएगा, लेकिन फिर भी अपने मन में सोचो कि क्या आप सोच सकते हो, लिख के सोचो, जैसे भी सोच सकते हो, ठीक है ना, कि अगर a पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म तो पॉजिटिव हुआ ना। अब इसके बारे में हम इस पूरे टर्म के बारे में क्या कह सकते हैं कि इसकी लोएस्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, हाईएस्ट वैल्यू तो इन्फिनिटी तक ले जा सकता है, यानी कि हाईएस्ट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्फिनिटी मतलब हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट तो नहीं किया ना। समझ में आया क्या, क्लियर या नहीं? पहला वाला पार्ट पॉजिटिव है, k कैन बी एनी कांस्टेंट, डजंट मैटर, हार्डली मैटर्स, ठीक है ना, फिक्स है वो तो सही है क्या। तो पहला वाला पार्ट के साथ ही वेरिएबिलिटी मतलब एसोसिएटेड है, वही चेंज हो सकता है। तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब ये पार्ट 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम तो बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, यानी मैक्सिमम इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आएगा? यानी हम लोग बोल रहे हैं इस केस में y मिनिमम हो सकता है,
और y मिनिमम कब होगा? जब a पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का मिनिमम। जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो मस्त विजुअलाइज हो जाएगा। तो मान लो a पॉजिटिव है तो उस केस में मैंने बिल्कुल फील दिला दी है। क्या फील दिलाई है? क्या फील दिलाई है कि ये जो एक्सप्रेशन है गोले में, जो एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन हमेशा a पॉजिटिव होने पे कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने पे अगर पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, नहीं कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम तो ये बढ़ता जा सकता है, बढ़ता जा सकता है, इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो दैट सजेस्ट कि द मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो y मिनिमम इज गोइंग टू बी व्हाट? माइनस सॉरी k, y मिनिमम इज गोइंग टू बी, जब ये 0 हो जाएगा, समझ में आएगा? तो जब ये 0 हो जाएगा तो y मिनिमम आएगा k कितना है बच्चों? -d/4a, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू होगी -d/4a। किस वैल्यू ऑफ x के लिए? एट x इक्वल टू -b/2, एट x इक्वल टू -b/2a। ये अगर समझ में आ गया हो तो देख लेना, बिल्कुल सिंपल सी बात बोली है। अगर इसको अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेट कर लिया तो अलग बात है। हम लोग बोल रहे हैं a पॉजिटिव, पहला केस, और a पॉजिटिव में ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं इसकी लोएस्ट एग्जिस्ट करेगी, हाईएस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आओ a नेगेटिव में। a नेगेटिव में क्या होगा? a नेगेटिव में क्या होगा दोस्त? a नेगेटिव में ये वाला टर्म जो गोले के अंदर है ये नेगेटिव हो गया। मतलब अगर ये नेगेटिव हो गया क्योंकि a नेगेटिव है, ये बगल वाला तो परफेक्ट स्क्वायर है ना भैया, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और ये वाला टर्म हो गया नेगेटिव। तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया। ये गोले में जो है, अब ये गोले वाला टर्म कैसा हो गया? नेगेटिव। प्लस के कुछ नहीं करता है, प्लस के तो फिक्स है, समझ में आएगा? इसका काम ही है, फिक्स है, कांस्टेंट है, वेरिएबिलिटी इसके साथ असाइंड है। तब आप सोचो कि x को अगर आप इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे, x को आप बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, भयंकर करते जाओ, एकदम समझ में आ रहा है? और a नेगेटिव है तो ये वैल्यू गिरते 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 -इन्फिनिटी चली जाएगी। यानी कि a नेगेटिव होने के कारण इसकी लोएस्ट वैल्यू अब एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, इसका हाईएस्ट एग्जिस्ट करेगा, इसका हाईएस्ट एग्जिस्ट करेगा। हाईएस्ट कब होगा? जब हम लोग बोले, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, ये पूरी क्वांटिटी क्या कर रहा है कि ये k में से कुछ ना कुछ घटा रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को तो यहीं पे फेल हो जाते हैं, उनको समझ में आता है सर घटा कैसे रहा है? अरे भाई a नेगेटिव है तो ये माइनस है, x को आप कुछ भी करोगे वो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो k की कोई वैल्यू होगी, पॉजिटिव हो वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, इसमें से कुछ ना कुछ कम कर रहा होगा, k को खींच रहा होगा, नीचे खींच रहा होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे नीचे खींचते हो ना बहुत बार कि सर ये कैसे हो गया 2 + 2, माइनस निकाल के उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आधे बच्चे ग्रुप में डाल देते हैं कि यार वो इनइक्वालिटी का साइन कैसे चेंज हो गया सर? अरे कॉपी से लिखो, पेन से लिखो, तो सुनेंगे ध्यान से। हम लोग बोले के फिक्स है, ये चेंज नहीं करने वाला है, ये के कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हो, फिक्स है एकदम। और इधर वाला टर्म उसके साथ क्या सलूक कर रहा है बोलो? इधर वाला टर्म उसको क्या कर रहा है? माइनस है तो उसको खींच रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है। तो अगर उसको घटाता जा रहा है, घटाता जा रहा है, तो लिमिट थोड़ी है उसके घटाने की। क्यों? क्योंकि x को आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो ये खूब सारा घटा सकता है। लेकिन हम लोग बोले हाँ मैक्सिमम की लिमिट, मैक्सिमम हो सकता है क्या? जब हम लोग बोले कुछ ना घटाए, बिल्कुल ना घटाए, ना घटाए, k से कुछ भी ना घटाए, तो मैक्सिमम k ही होगा ना, क्योंकि अदर देन x को कुछ भी रखोगे नहीं। अगर ये 0 हो गया, सोचो अगर ये गोले के अंदर जो है अगर ये 0 हो गया तो k आई वैल्यू, और x की वैल्यू -b/2a के अलावा तुमने कुछ भी ली, कब होगा 0? सोचो कब होगा ये 0? x इक्वल टू -b/2a पे, उस केस में y की वैल्यू k आएगी। लेकिन आपने ऐसा x लिया जिसमें ये 0 नहीं हुआ, तो वो k में से कुछ ना कुछ घटा रहा होगा ना, यानी वैल्यू k से कम आएगी। यानी हम लोग यहाँ पे अब सिंपल बोलते हैं कि इस केस में y मैक्स होगा, एग्जिस्ट करेगा। कितना होगा y मैक्स बच्चों? -d/4a। कितना होगा y मैक्स? -d/4a। और ये कितने x के लिए होगा? एट व्हाट x? x इक्वल टू -b/2a, ठीक है ना, एट x इक्वल टू -b/2a। तो आई होप इट इज क्लियर कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इट ऑल डिपेंड्स अपॉन a। अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो क्या एग्जिस्ट करेगा? बोलो फिर से, a पॉजिटिव है, क्या एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करेगा सिर्फ मिनिमम। कितना होगा मिनिमम? -d/4a। किस x के लिए होगा मिनिमम? किस x के लिए? ये अलग चीज हो गई, ठीक है। मिनिमम कितना होगा मतलब y की वैल्यू, मिनिमम कितना होगा एक्सप्रेशन y की वैल्यू, लेकिन किस x के लिए होगा? वो -b/2a, ठीक है। ऐसे ही a नेगेटिव के केस में क्या एग्जिस्ट करेगा? सोचो a नेगेटिव के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होगा? -d/4a। और किस x के लिए होगा? -b/2a। अगर ये समझ में आ गया हो तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
इस पे एक दो सवाल करके देखते हैं, फिर समझते हैं चीजों को, ठीक है। देखो खुद से करके देखो, y इक्वल टू 2x² माइनस 3x+1 हो। अब वो मैंने a में करके दिखाया था, हो सकता है वहां फील नहीं आई हो। यहाँ पे देखो करके देखो खुद से, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ बस तुम। मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 सवाल है, देख लो। यहाँ x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और यहाँ क्या आएगा, मिनिमम, ठीक है ना, क्योंकि a पॉजिटिव है। तो यहाँ लिख लेना फाइंड y मिनिमम एंड यहाँ पे फाइंड y मैक्सिमम। आप फॉर्मूले के हिसाब से नहीं जाए, आप तो परफेक्ट स्क्वायर से बनाए, अभी बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। करो, 2 सेकंड का समय। चलिए y इक्वल टू 2x² माइनस 3x+1 है, तो y इक्वल टू हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 3/2x प्लस 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द 2 एक्सप्रेशन, जिसको देखकर हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो दिस इज 2 टाइम्स x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ऑब्वियस बात है यहाँ x² माइनस 3x/2 है, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ 9/16 आ रहा है इंटू 2, तो कितना हो गया बच्चों 9/8। तो प्लस हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 9/8। ये माइनस 9/8 कहाँ से आया, क्योंकि इसमें वो दो टर्म तो आ जाएंगे, x² माइनस 3x/2, एक आएगा 9/16 इंटू 2 दैट इज 9/8, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 9/8। तो दिस इज 2 टाइम्स। अब आप फील कर लो जो मैं बोल रहा था, तो अब आपको फील आएगा, देखना। अब ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 1/8। तो हम लोग यहाँ पे y ऑफ मिनिमम की अगर बात करेंगे तो y ऑफ मिनिमम किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस ऑफ 1/8, और वो x की किस वैल्यू के लिए आएगा 3/4। वो x की किस वैल्यू के लिए आएगा 3/4। ये क्लियर है क्या, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यूज बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा टर्म, ये बढ़ता जाएगा, ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड है, समझ में आएगा। तो यानी y की मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस 1/8, और वो किस x के लिए आएगा, x इक्वल टू 3/4। तो दो तरह के सवाल बन सकते हैं कि किस x पे इसका मिनिमम आ रहा है, तो उसका आंसर तो 3/4 होगा, और कितना मिनिमम आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा माइनस 1/8। बहुत सारे बच्चे इसी को सारे आंसर मान लेते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। तो वो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद बस ऐसे भगवान भरोसे चलेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रिसीजन से पकड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक चीज बोलता हूँ वीडियो में, फिर भी लिख देते हैं इस बच्चे की ये कैसे हुआ। अरे यार उसको पढ़ो, पेन चला के सीखो, लेकिन फिर भी वो वाला एटीट्यूड नहीं बहुतों में डेवलप होता है। जिनके में नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें कोई कोई क्या कर लेगा, ठीक है ना। तो हाल y मिनिमम इक्वल टू माइनस 1/8 और x इक्वल टू 3/4। इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे बिना परफेक्ट स्क्वायर के, क्योंकि अभी हमने लास्ट पेज में क्या पढ़ा, हमने अभी लास्ट पेज में यही तो पढ़ा ना कि जब a पॉजिटिव होगा तो y मिनिमम आएगा माइनस d/4 है। रट लो, x इक्वल टू माइनस b/2a पे बिल्कुल करके दिखाया है। अब इसको याद कर लो, अब इसको याद कर लो, अब इसको याद कर लो। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हमको इसका मिनिमम निकालने के लिए आता तो देख लेते हैं, a पॉजिटिव है, हाँ मिनिमम आएगा, ठीक है। मिनिमम कितना आएगा, x मिनिमम कितना आएगा वो एक अलग सवाल हो गया, किस x पे आएगा, तो x इक्वल टू माइनस b/2a पे आएगा। b की वैल्यू बताओ बच्चों, b की वैल्यू बताओ। देखो ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से देखोगे तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको -3। तो यहाँ माइनस माइनस -3 तो 3 हो गया, और 2 टाइम्स a देखो कितना 2, तो 3/4। तो जो परफेक्ट स्क्वायर बना के मैंने निकाला था x इक्वल टू 3/4, हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं x इक्वल टू 3/4। और y मिनिमम का क्या आएगा माइनस d/4a, तो माइनस d/4 है तो 4 इंटू 2 नहीं, और माइनस डी में क्या आ जाएगा b² माइनस 4ac, तो 9 b², और माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 ac देख लो a और c, तो 9 में से 8 गया 1, तो ये कितना हो जाएगा -1/। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से माइनस d/4a से कर सकते हैं, और यहाँ भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेना, वही होगा। इस केस में अगर कोई बोले किस x के लिए आएगा मैक्सिमम आएगा, ध्यान रखना, बना के देख लो चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर। माइनस b/2a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, आई कैन सी कितना -5। a कितना है, a कितना है, a कितना है -2, ध्यान रखना। तो दिस इज 5/4। ये वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। कोई पूछे कितना कितना मिनिमम मैक्सिमम आएगा इस केस में, तो माइनस d/4a, माइनस डी मतलब -4a मतलब हो गया 4 इंटू -2, और d लिखोगे तो कितना आएगा b² मतलब 25, -4 इंटू 7 इंटू -2, क्या बोलती है जनता, ठीक है। तो ये माइनस माइनस गया नीचे, तो 8 आया भैया, आया ना 8, और ये आ जाएगा 25, और 7 दूनी 14, और 4 96, ये जुड़ेगा ना, 6 5 11 के 1,
121 आ रहा है क्या? 121 आ रहा है क्या? चेक करो तो एक बार, या माइनस हो गई? ठीक ही लग रहा है मुझे तो। 25 तो आएगा ही। -4 AC करो, देखो कितना आ रहा है। नहीं नहीं, गड़बड़ है, एक मिनट। ये हो गया आपका 25 और 56 हो गया, 56 हो गया, 96 नहीं हो गया, 81/8 आएगा। तो आप परफेक्ट स्क्वायर से भी निकाल के देख लीजिए, जो वाई मैक्स की वैल्यू आएगी वो 81/8 आएगी, और एक्स की किस वैल्यू के लिए आएगी, कहाँ गया, 5/4। ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको विजुअलाइज नहीं हुआ हो, क्योंकि ये शायद नहीं दिखा होगा, बोलो तो उसको मैं अलग से कर देता हूँ। इस वाले में मैंने बस वाई मिनिमम निकाला था, तो ये सबको दिख गया होगा कि ये 1/8 होगा, लेकिन x इक्वल टू -b/2a वाला नहीं दिखा होगा, क्योंकि वो बच्चे फिर बोलेंगे कि सर दिखा ही नहीं हमें, तो क्या लिखा था, क्योंकि पेन कॉपी थोड़ी निकाल पाएंगे। देख लो भाई, हम ही मेहनत कर लेते हैं, हम ही आई निकालेंगे आपके लिए। तो ले 2a, तो 2 × 2 हो गया, और b की जगह आएगा -3, देख लो, तो ये हो जाएगा 3/4। अब दिख गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो आप पेन कॉपी मत निकालिएगा, मैं आपके लिए सारा काम कर रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए खुद ही आई निकाल दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखिएगा, लेट p ऑफ x इक्वल टू ax² + bx + 8। Let p of x equal to ax² + bx + 8 is a quadratic polynomial. Is a quadratic polynomial. ठीक है। If the minimum value of p of x is 6, if the minimum value of p of x is 6 when x equal to 2, find a and b. Find a and b. कर लिया होगा मेरे ख्याल से सब लोगों ने। px is a quadratic polynomial if the minimum value of p of x is 6 when x equal to 2, मतलब x equal to 2 पे इसका मिनिमम क्या हो रहा है, 6। x equal to 2 पे इसका मिनिमम क्या हो रहा है, 6। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बतलाता है कि a इज नॉन जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बतलाता है बच्चों की, a जो होगा वो कैसा होगा, नॉन जीरो। के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया है, तो यानी a की वैल्यू अगर कहीं 0 आ रही होगी तो उसको अपन को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि x इक्वल टू 2 पे मिनिमम आ रहा है। तो हमें क्या बताया गया था, हमें अभी यही बताया गया था ना कि -b/2a पे मिनिमम आता है, नहीं और साथ ही साथ a पॉजिटिव भी होगा, a भी मिनिमम हो रहा है, तो यानी a पॉजिटिव भी होगा। दूसरी बात बोलना रह गई थी, तो a पॉजिटिव भी होगा। दूसरी बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू आ रहा है 6 व्हेन x इक्वल टू 2। हमारे हिसाब से मिनिमम कहाँ आता था, -b/2a पे। तो मेरे हिसाब से -b/2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं, ये समझ में आया ये कैसे हुआ, कि हमारे हिसाब से -b/2a, इसके हिसाब से 2, झूठ कोई नहीं बोल रहा है, तो यानी कि बराबर होगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4a। b क्या हो जाएगा, -4a। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 2 पे, नहीं कितनी आ रही है, 6। तो 2 पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 4a। देखना ध्यान से, 4a 2 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, 4a + 2b + 8 इक्वल टू 6। ये समझ में आया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कि हम लोग बोले 2 पे वैल्यू आ रही है मिनिमम 6 आ रही है, ठीक है। तो 2 पे मेरे हिसाब से वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से देखो 4a + 2b + 8, और ये हो गया 6। और यहाँ से आप देख सकते हो 4a + 2b इज गोइंग टू बी -2, तो 2a + b इक्वल टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आ गया -1। देख लो एक बार और चेक कर लेते हैं। और b की वैल्यू -4 यहाँ रख दो, तो -4a रख दोगे यहाँ पे b की वैल्यू, तो a आ गया, मुझे लग रहा है हाफ, a आ गया हाफ, और b आ गया शायद वहां पे रखोगे तो -2। आई थिंक दिस मस्ट बी द आंसर, a इक्वल टू हाफ और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो ठीक है मेरे ख्याल से, क्या बोलते हो, आगे बढ़े।
एक और सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है इफ k belongs to R, if k belongs to R and alpha and beta be two real roots and alpha and beta be two real roots of x square minus of k minus 2 है into x plus k square plus 3k plus 5 equal to 0। k square plus 3k plus 5 equal to 0, then find alpha square plus beta square max। देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैक्स। देख लीजिए सवाल, k बिलोंग्स टू r, अल्फा एंड बीटा इसके दो रियल रूट हैं, हमें बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू। करके जल्दी बताइए। करें आप लोग 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज कह रहा है कि k एक रियल नंबर है और अल्फा और बीटा दो रियल रूट है। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मस्त गलती करते हैं। मतलब करते क्या है, बस सिंपल सी बात है, करते तो वही है जो हम भी करेंगे, लेकिन एक जगह चीज छूट जाती होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जग जाहिर बात है, देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज k माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, और माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5। आई होप ठीक है। और यहाँ से आएगा k स्क्वायर और माइनस 2k स्क्वायर, तो माइनस k स्क्वायर हो गया भैया। इधर आएगा माइनस 4k और ये माइनस 6k, तो माइनस 10k एक्स नहीं k 10k, और फिर इधर आ गया 4 और माइनस कितना हो गया 10, तो माइनस 6। फिर इसमें ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बन गया है और इसका आपको मैक्स वैल्यू निकालना है। देख सकते हैं k स्क्वायर का ऑप्शन नेगेटिव है, तो मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर बना के करें तो बेहतर रहेगा, और वो बनाएंगे तो फिर उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे k माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इन दोनों टर्म को देख के आप फील ले लो, ठीक है ना। अब ये k स्क्वायर माइनस 10k आ जाएगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस आएगा लगता है। और प्लस 25 तो माइनस 25 हो गया, और यहाँ माइनस 6 है तो 19 आना चाहिए मेरे ख्याल से, बोलो ये ठीक है क्या सबके लिए। 19 माइनस k प्लस 5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल आंख बंद करके बच्चे लिख देते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 19, और सिंपल लॉजिक जो मैंने अभी लॉजिक दिया उसके हिसाब से बोल देते हैं कि ये वाली चीज 0 हो जाएगी और ये वाली चीज 0 हो जाएगी, तो ऑब्वियस है सर ये वाला जो k प्लस 5 का होल स्क्वायर है 19 से घटा रहा है। जी हाँ बिल्कुल घटा रहा है। और बोलोगे कि सर कम से कम कब होगा, मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये कम से कम होगा, जो k प्लस 5 है वो कम से कम होगा। तो सर k प्लस 5 0 हो गया, आ गया ना सर 19, गलत क्या है इसमें, अरे भाई गलत है। ये भी तो देखो कि ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमारी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक में तो जो x था वो कोई वैल्यू ले सकता था, क्या यहाँ k सारी वैल्यू ले सकता है, नहीं। अब बोलोगे सर लिखा तो है k बिलोंग्स टू r, अरे बेटा जो लिखा है और जो है उसमें ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं लोग। यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, ये तो देखा ही नहीं आपने, अल्फा एंड बीटा टू रियल रूट्स, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोगों ने रियल रूट्स के लिए बताया था ना कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पे भी रियल होता है और इक्वल टू 0 पे भी रियल होता है, तो एक कंडीशन और रहता है क्या, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बिल्कुल छोटा सा सवाल है लेकिन ढेर कर देगा सबको। और कौन ढेर नहीं होगा, जो एक एक वर्ड का ध्यान रखेगा, और इसीलिए आईआईटी कठिन मानी जाती है लोगों के हिसाब से, क्यों, क्योंकि उतना परिश्रम कहाँ होता है सर। k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, जी हाँ इधर बोलो, माइनस 4k और माइनस 12k इज माइनस 16k, और 4 20 24, नहीं फिर से गड़बड़ होगा, माइनस 16 ही रहेगा शायद, यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो माइनस उधर फेंक देना, अभी देख लेना आ जाएगा व्हाट्सएप पे कि सर ये इनइक्वालिटी कैसे रिवर्स हो गया सर। 3k स्क्वायर प्लस 16k
प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 48 थी, ये 12 और 4 में टूटेगा। क्या बोलती है जनता? तो k प्लस 4 लग रहा है एक तो, और एक शायद 3k प्लस 4 लग रहा है। बोलो सही सही बोलो, मुझे तो ठीक लग रहा है। ठीक है, तो k की वैल्यू बोलो। k की वैल्यू आ गई -4 से -4/3। तो जो ख्वाब हमने देखे थे वो टूट गए, क्योंकि आपने सोचा था कि ये 0 हो जाएगा और वैल्यूज के हिसाब से मैक्सिमम 19 हो जाएगा, तो ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि k -5 इसके हिसाब से हो ही नहीं सकता है। अब k -5 नहीं हो सकता है तो क्या आंसर बोल दें आंसर कि नहीं नहीं अब तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं आएगा। अरे भाई इसके हिसाब से मैक्सिमम बताना पड़ेगा, k की इन वैल्यूज के हिसाब से मैक्सिमम बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है कि 19 तो फिक्स है, 19 तो फिक्स है। कहाँ गया 19? हाँ 19 तो फिक्स है दोस्त। हाईलाइटर होता है क्या इसमें? ये क्या है? हाँ 19 तो फिक्स है, ये दिख रहा है, ये 19 तो फिक्स है। सही क्या है? ये 19 तो क्या है? फिक्स है। और ये क्या कर रहा है? घटा रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है। मैक्सिमम निकालना है तो कम से कम घटाना पड़ेगा। तो k की वैल्यू इसमें ये सोचो, वो सोचो, k की वैल्यू वो सोचो जिसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ कम से कम घटेगा। तो ऑफ कोर्स चॉइस क्या है? -5 के क्लोजेस्ट चॉइस लेना पड़ेगा। तो -5 के क्लोजेस्ट चॉइस क्या होगा? -4। तो -4 के कोरस्पॉन्डिंग ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी? 19 - 1 दैट इज 18। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 18 विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिएगा, लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि ये मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए इसको हमें कम से कम घटाना है। और अगर कम से कम घटाने का सपना है तो कि ऐसी वैल्यू लो जिससे कम से कम घटे। तो -5 के क्लोज ही होनी चाहिए वैल्यू, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देख लो आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल, मैक्सिमम एंड मिनिमम। वैल्यूज ऑफ रैशनल फंक्शंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। अब बोलोगे रैशनल फंक्शन क्या होता है? सिंपल, a function of the form px upon qx, a function of the form where, ये आगे वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे देख के दिल को शांति ले लेते हैं। इसके आगे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। where px and qx are polynomials। क्या बोलती है जनता? समझ में आया क्या? क्या लोग लें कि अब फंक्शन किस फॉर्म का होना चाहिए? एक फंक्शन किस फॉर्म का होना चाहिए? px अपॉन qx के फॉर्म में, जहाँ px और qx दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रैशनल फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन, ठीक है। अच्छा वो लिखना भूल गया यार मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। इज कॉल्ड एज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो गई, इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन। विद्रोह हो जाता बच्चों के बीच में, अरे वो तो लिखा ही नहीं सर आपने सिग्नेचर लाइन। अभी ठीक है बच्चों, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? से यस, ओके। तो हम लोग लेंगे रैशनल फंक्शन, फंक्शन ऑफ द फॉर्म px अपॉन qx वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन, इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुनेंगे हम इसमें सब टाइप के नहीं है। आप कभी बोले कि सर ऊपर मान लो 2 करोड़ डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, नीचे 5 करोड़ डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अब निकालो अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का। तो देखिए, आप हो सकता हो अधिवक्ता हो, ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्या है, स्टूडेंट टाइप के लोग हैं और टीचर टाइप के लोग हैं और जेई सिलेबस पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। तो जेई सिलेबस में जिस तरह के प्रोफाइल्स डील करने पड़ते हैं, बस हम उसी तक को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उसके नीचे मतलब नहीं जाते हैं कभी, ठीक है ना। तो आप बोलें कि रेशनल फंक्शन में कौन कौन सा प्रोफाइल टच करता है जेई? 2 तरह के प्रोफाइल जेई करता है टच, एक तो लीनियर अपॉन लीनियर का और दूसरा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का।
तो लीनियर अपॉन लीनियर का एक तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, या रेंज कैसे निकाल सकते हैं, समझ में आएगा। तो बेसिकली रेंज पे बात होने वाली है, क्या किसकी रेंज पे बात होने वाली है, लीनियर अपॉन लीनियर के रेंज पे बात होने वाली है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के रेंज पे बात होने वाली है। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको अपने मतलब पीयर ग्रुप में जो कभी नहीं सीख सकते हैं इनको, ठीक है ना। और मेरे टीचिंग करियर में ऐसे बच्चे मिलेंगे कि आप उनको कितना भी समझा दो कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, है कैसे होगा, तो वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो उस पर अपन को दिमाग नहीं खर्च करना है, हमको बात करनी है जिनको समझ में आना है, ठीक है ना। उनसे बात करते हैं अपन, समझ में आएगा। या जो मेहनत करने वाले हैं, जो लालची थे कि यार मुझे तो सीखना है, मेरे पास तो और कोई तरीका नहीं है, मुझे तो यही करना पड़ेगा, ठीक है ना, उनकी बात करेंगे। डेडली वर्कर्स, ठीक है ना, वो नहीं इधर माइनस इधर से निकाल के, सर बोल भी रहे हैं कि माइनस निकाल के उधर जाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए, तब भी हम खींच के डाल दें। तो दीज थिंग्स सर मतलब ठीक है, मैं कुछ ऑफेंसिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझो कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा। मतलब आपको समझना चाहिए ना कि आपको पेन कॉपी लेके करना है, वही टीचर ने करके दिखाया। तो इजंट दिस स्पून फीडिंग, इजंट दिस स्पून फीडिंग की टीचर आपको एक एक लाइन लिख के दिखा रहा है, ठीक है, उससे आपको लगता होगा आईटी हो जाएगा। आई हैवंट सीन सच केसेस इन माय करियर, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर मान लो कि इस चीज में आपका छूट गया, एक तो ये भी केस हो सकता है, मतलब आई शुड नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी कि हाँ भाई इसके बाद आप कुछ ऐसा सीख लो कि हाँ यार अब ये मेरे को फाइट मारनी है, मेरे को ही करना है, ठीक है ना। ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाता है कि नहीं यार यही करना है। तो हाँ, यहाँ से भी आईटी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा ही रहोगे कि भाई हर चीज में लाइन लाइन लिख लिख के समझ के कर लेंगे, तो भाई तब उस एटीट्यूड से नहीं होने वाला है। मतलब आई एम नॉट डिनाइंग द पॉसिबिलिटी कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सिर्फ इस चीज को बोल रहा हूँ कि इस चीज को आप डिनाई करो कि मेरे इतने बोलने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को दोबारा रिपीट करने के बाद, आपके लिखने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है ना। प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है, मतलब हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने पेन नहीं चलाया था। अगर आपने पेन चलाया होता ना तो 100% गारंटी के साथ वो आ ही जाता है, ऐसी कोई चीज ही नहीं थी कि जो नहीं आता, ठीक है ना। तो वो चीज अपन देखें यार, मतलब ये कॉमिक्स बुक नहीं है, मैं बार बार एक बार मैंने ग्रुप में भी लिखा था और अभी फिर से बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ कॉमिक्स बुक, ठीक है ना। मैथ से पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज खुद से लिखो। बहुत सारे बच्चे मतलब एंजॉय कर रहे हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां सुना रहे हैं सर, अच्छा इसके बाद दैत है, अच्छा उसके बाद दैत जो है उसका पीछा करे, अच्छा फिर वो डर के भागेगा, अच्छा फिर उसको बचाने के लिए, अरे पंचतंत्र की कहानियां थोड़ी सुना रहा हूँ यार, पेन कॉपी उठाओ लिखो, सब सीख सकते हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। तो मेरे ख्याल से रेशनल फंक्शन का परिचय आपको मिल चुका है। अब हम क्या बात कर रहे थे कि आईटी किस तरह की चीजों को सिलेबस में पूछता है। तो पहली चीज जो सिलेबस में आईटी पूछता है दैट इज लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज। दूसरा क्या पूछता है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज, ठीक है, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर भी हो सकता है। तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आई एम नॉट डिनाइंग दोस पॉसिबिलिटीज। कोई बोलेगी सर क्यूबिक अपॉन क्यूबिक, तो जनरली क्यूबिक अपॉन क्यूबिक नहीं पूछता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा हो भाई कि ऊपर नीचे जो क्यूबिक है उसका एक फैक्टर लीनियर कॉमन आ रहा हो। क्यूबिक तो 3 लीनियर से मिलता है ना, 3 लीनियर से मिलके बनता है क्यूबिक, सुना है क्या, किसने सुना है। Good. तो हो सकता है कि अगर ऊपर नीचे एक लीनियर फैक्टर कॉमन आ रहा हो और आपने नोटिस नहीं किया, क्यूबिक अपॉन क्यूबिक, सर ने बोला था कि नहीं आएगा, अच्छा आ गया, आउट ऑफ सिलेबस, काट के हटा दिया। नहीं, दूसरा एक बच्चा होगा जो सोचेगा कि अच्छा क्यूबिक अपॉन क्यूबिक है, कोई लीनियर फैक्टर तो कॉमन नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है और कट गया, अरे अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बदल गया, फिर से माहौल वहीं आ गया। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन्स विच वर्क, और उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी बनते हैं और उसके हिसाब से सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो मैं कोई पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, लीनियर अपॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे ही आता है मेनली, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो जाए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए, बस इतना ही प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। क्यूबिक क्यूबिक अगर ऊपर नीचे दे रहा है, कुछ ऐसा दे रहा है, तो कुछ फैक्टर वैक्टर का कॉमन ओमन आना या कुछ सिंप्लीफिकेशन होना, कुछ ऐसी चीज जरूर हो रही होगी उसमें, ठीक है। तो वी आर बेसिकली गोइंग टू, उसका मतलब समझ में आ गया ना, पूरा माहौल बना दिया मैंने कि हम लोग सिर्फ दो ही प्रोफाइल डिस्कस करने वाले हैं, लीनियर अपॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो पहले हम लोग की बेसिक चीज सीख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इनफाइनाइट तरीके से कोई बोले कि 4 डिग्री ऊपर 4 डिग्री और 4 डिग्री अपॉन 4 डिग्री में क्वाड्रेटिक फैक्टर कॉमन कर दे कोई, तो भाई इस तरह की पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, मैं कैसे मना कर दूं कि नहीं एग्जिस्ट करेगी, समझ में आएगा। तो वो सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं बच्चों, ठीक है। और आपको फिर वहां पे दिमाग हल्का सा या घुटना जो भी लगता हो उसको लगा के सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइंड द रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, बात कर रहे हैं बच्चों। तुम लोग भी थोड़ा सोचना, तुम लोगों में बहुत शक्ति है, तुम लोगों में सोचने की शक्ति बहुत है, लेकिन अपन ने क्या है ना उसको अनयूटिलाइज रखा हुआ है, ठीक है ना, और उसी की वजह से गड़बड़ होता है। बहुत सारे बच्चे करते भी अच्छा, ऐसा नहीं मना करूंगा कि नहीं यार कोई भी नहीं करता, आई एम रॉन्ग अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूँ।
फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस, इसका रेंज बताइए, बताइए रेंज, घबराइए नहीं, बताइए। कुछ आया समझ? नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं, अभी नहीं सिखाया है तो नहीं, सिखाने के बाद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ सिखाने के बाद नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, सुनना ध्यान से। दो चीजें होती है, रेंज और एक होता है डोमेन। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ठीक है ना। तो वैसे तो ये मेनली हम लोग 12th में पढ़ते हैं, रेंज और डोमेन का जो भी मामला है, लेकिन हाँ ये अब बार बार आपकी जिंदगी में दस्तक देता रहेगा, दस्तखत तो देता ही रहेगा और दस्तक भी देता रहेगा। कौन? डोमेन और रेंज। ये सब वर्ड्स अब थोड़े से वैसे वाले हो गए, ठीक है ना। डोमेन मतलब होता है कि x की वैल्यूज जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड है, जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, x में एक एक्सप्रेशन है। अब कोई बोलता है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x की वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड है, दिस इज डोमेन। डिफाइंड है मतलब क्या ऐसी कोई x की वैल्यू दिख रही है आपको जिसके लिए डिफाइंड नहीं है? सोचो, इज देयर एनी x जिसके लिए डिफाइंड नहीं है? आई कैन से यस, द वैल्यू ऑफ x विच फॉर विच इट इज नॉट डिफाइंड एज 3/2, यानी डोमेन में हर एक रियल वैल्यू होगी एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू? 3/2, ठीक है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि x की वैल्यू जब आप इसमें डाल रहे हो, नहीं इसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, x की वैल्यूज डाल रहे हो, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज का सेट आएगा, उस y की वैल्यूज के सेट को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। जैसे आपने देखा होगा sin x cos x, ठीक है ना, एक अलग पेज ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू sin x देखा होगा। अब अगर इसका कोई बोलता है डोमेन क्या है, बोलो दोस्त, तो वो वैल्यूज ऑफ x जहां ये डिफाइंड है, तो यानी डोमेन क्या होगा इसका? x बिलोंग्स टू r। sin x तो हर जगह डिफाइंड है कि नहीं? x की कोई वैल्यू डालो, sin x क्या है? डिफाइंड। कोई पूछे रेंज, तो x की रियल वैल्यू से कोरिस्पॉन्डिंग इसका ग्राफ पूरा पोस्टमार्टम करके सिखा दिया मैंने। तो x की कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक जाती है? माइनस ऑफ इन्फिनिटी से सॉरी, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाती है, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आती है? क्लोज -1 से क्लोज 1। तो ये रेंज है, इसको कहेंगे रेंज इस फंक्शन का। और ये क्या है? x बिलोंग्स टू r, ये डोमेन। जैसे y इक्वल टू 10x है बच्चों, इसका कोई डोमेन पूछे तो x बिलोंग्स टू r नहीं बोलते इसमें, x बिलोंग्स टू r माइनस क्या लिखेंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि 10x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब लेकिन कोई बोले रेंज, तो ये r आता है, ये क्या आता है? r। तो यानी y की वैल्यूज तो हो गई बच्चों क्या? रेंज नहीं। और y की वैल्यूज कैसे निकलती हैं? x की वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यूज आप उसमें रखते हो, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेंज, ठीक है। डोमेन क्या हुआ? जो x की वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड है उसको कहते हैं डोमेन। इतना बोलने के बाद भी अगर कोई बोले कि नहीं समझ में आया, तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं उसका, ठीक है ना, क्योंकि उसको अल्टीमेटली नहीं ही समझ में आना है। अभी हम लोग सब चीजों का रेंज निकालने या डोमेन निकालने के पीछे नहीं पड़ जाए, ठीक है। जितना सिखाया जाए उसके हिसाब से काम कीजिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने प्रोफाइल मैंने सिखाए कम से कम वो निकालना सीख लें, क्योंकि बाकी उसके अलावा जो प्रोफाइल्स हैं वो हम सिखा ही देंगे आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं सबसे भिड़ जाऊं तो भिड़ जाओ भाई, हम मना करने वाले कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं और हम लोग फिर से अब एक फंक्शन देख रहे हैं y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3। तो डोमेन की अगर कोई बात करेगा तो कहाँ डिफाइंड है? हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए एक्सेप्ट, बोलो कौन सी वैल्यू? 3/2 नहीं, लेकिन हमें रेंज निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो हम लोग x की कोई वैल्यू रख सकते हैं आप, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू? 3/2 नहीं रख सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग उसके रेंज निकालने के लिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 लिख लेता हूँ मैं यहाँ। लीनियर अपॉन लीनियर के रेंज के लिए कुछ नहीं करो आप, करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ dy बाई dx निकालेंगे, लंबा जाएगा, कुछ इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, वो भी हो जाता है। मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, उसको दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 1। तो y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, आप पलट दो, पूरा कहते हैं ना सिचुएशन चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो। तो 3y को उधर भेजोगे तो 3y माइनस 1 बोलो, नहीं, x को इधर ले आओगे तो 2xy माइनस x। तो यहां से x क्या आया? x क्या आया? 3y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1। हाँ या ना, चेक कर लो।
अब सोचना डोमेन और रेंज में मैंने भी आपको क्या सिखाने की कोशिश की थी कि जो x की वैल्यूज आप रखते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो y आता है वो रेंज कहलाता है। नहीं, मान लो कि कोई बोले कि सर रेंज में 2 आएगा क्या, इसके रेंज में 2 आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, y की किसी भी x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 नहीं आती। तो रेंज की बात करोगे तो रेंज में तो 2 नहीं आएगा, तो यानी रेंज में सिर्फ वही वैल्यूज आप लिख सकते हो, उसके अलावा एक भी फाजिल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। रेंज में सिर्फ y की वही वैल्यूज लिखनी है आपको जो किसी ना किसी x के लिए अचीव हो रहा हो। सुना ये लाइन, हमें रेंज में y की वही वैल्यूज लिखनी है जो किसी ना किसी x के लिए अचीव हो रहा है। मान लो ऐसा कोई y आप लिख देते हो जो किसी भी x के लिए अचीव नहीं हो रहा है, तो वो रेंज में नहीं आएगा। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल लेके बताया आपको, क्या बताया बच्चों कि 2 sin x में कोई बोले रेंज में 2 आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं आ रहा। क्यों? कि किसी x रियल के लिए 2 sin x नहीं हो सकता है। समझ में आएगा? तो अब यहाँ पे हम वही बात करने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ x की वैल्यूज रख रहे होंगे, x वॉज द इनपुट एंड y वॉज द आउटपुट, राइट। अब मैंने माहौल थोड़ा चेंज कर दिया। अब आप सोचना, मैं उल्टा सोचवा रहा हूं आपसे, बिल्कुल उल्टा। आप y की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख दो, देखना हम लोग यहाँ y की वैल्यू कुछ भी रख दें एक्सेप्ट हाफ। चुप हो रहा हूं ताकि आप सुने, इसको फील लें, ठीक है ना। हम यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं एक्सेप्ट हाफ, हाफ नहीं रख रहे हैं, नहीं तो साफ हो जाओगे। y की वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं एक्सेप्ट हाफ। सोचो कोई भी वैल्यू रख के देखो, क्या हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x आएगा? 3 के लिए नहीं यार, अच्छा लो रखो, देखना y इक्वल टू 3 रख रहे हैं, 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 1। 9 में से 1 गया, कैलकुलेटर 8 और 5, अरे आ रहा है, यानी x इक्वल टू 8/5 के कोरोस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी? 3। यही तो रिलेशन कह रहा है, x इक्वल टू 8/5 पे y की वैल्यू क्या आएगी? 3। अब तुम कोई भी y सोचो, सिर्फ हाफ मत सोचना दोस्त, हाफ मत सोचना, उसके अलावा कोई भी सोचो। हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x दिख रहा है आपको? मेरे को आंख बंद कर लिया, मेरे को दिख रहा है, तैर रहा है भैया। y कुछ भी रखा मैंने हाफ के अलावा, हमेशा कोई ना कोई x आया। मतलब वो जो भी आपने y रखा एक्सेप्ट हाफ, मतलब रियल सेट से कोई वैल्यू रख दो हाफ छोड़ के, तो हर एक के लिए कोई ना कोई x आ रहा है। इसका मतलब उन x पे वो y आ भी तो रहा है ना, यानी वो रेंज का पार्ट हो गया ना y के। नहीं समझ में? जैसे मैंने y इक्वल टू 3 रखा, तो x की वैल्यू 8/5 आ गई, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 8/5 पे y की वैल्यू 3 आई थी, यही तो बोलूंगा। 8/5 पे y इक्वल टू 3 आया था, मतलब रेंज में हो गया ना 3, रेंज में हो गया ना 3। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू सोचो, y की वैल्यू 4 सोचो, √2 सोचो, तो y की वैल्यू जो भी रखोगे उसके कोरोस्पॉन्डिंग एक x दिख रहा है, यानी क्लियर है कि रेंज में y की वैल्यू सारी आएंगी एक्सेप्ट हाफ, क्योंकि जैसे ही आप हाफ रखोगे यहाँ पे तो कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब y इक्वल टू हाफ किसी भी x के लिए पॉसिबल नहीं होगा, y इक्वल टू हाफ किसी भी x के लिए पॉसिबल नहीं होगा। जबकि हाफ के अलावा कोई भी y रखो किसी ना किसी x के लिए तो पॉसिबल होगा ही होगा, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं रेंज क्या लिखूंगा मैं, r माइनस हाफ। तो समझ में आया आपको इसका तरीका कैसे होगा? ये रेंज है, r इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये इसका तरीका है क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, और जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो सिर्फ वही y अटेंड नहीं कर सकता है, उसके अलावा कोई भी y सोचोगे उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x आएगा, और कोई ना कोई x आएगा ये मतलाता है कि उस पर्टिकुलर x के लिए जो आपने y सोचा था वही आ रहा है, यानी y वो रेंज का पार्ट होगा हमेशा। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि लीनियर अपॉन लीनियर के लिए बहुत क्लियर है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेंज, ठीक है। यानी कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर आएगा, यू मस्ट बी एबल टू डू दिस, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे चलते हैं, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ x की कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज नहीं रखेंगे, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, तो बाद में कोई पंचायती करने मत आ जाना कि सर x इक्वल टू आयटा रख दिया था, y ये आ गया था, तो वो नहीं करना है बाबू। समझ में आएगा? हम लोग जो भी जैसे साइन एक्स भी दिखाते हैं तो उसमें हम लोग x इक्वल टू 1 प्लस आयटा नहीं रख रहे हैं, हम लोग वहाँ पे x की कैसी वैल्यूज रख रहे हैं, रियल। तो जो भी रेंज में आपसे पूछ रहा हूँ वो सिर्फ रियल वैल्यूज x में, उसमें इनपुट सिर्फ रियल रख सकते हैं, ठीक है।
अब इस बात का बवाल मत बना देना। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू कंपाउंड एंगल। थोड़ा रिवाइज करते रहना बाबू, छोड़ना मत रिवीजन। छोड़ दिया रिवीजन गए। मैं बार बार एक ही चीज़ सिखला रहा हूँ कि आपको अगर बिल्कुल नोवाइस से बिल्कुल हीरो बनना है तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर यू आर डूइंग you must keep repeating that so that you are very comfortable in that, you remember all those things for lifelong, and that is possible only when you revise the things very frequently, ठीक है ना। और that too with too much interest। वैसे नहीं कि कोई इंतजाम नहीं है, ठीक है, कॉपी खोल लिए हैं और सो रहे हैं, मम्मी डांट रही है, लात मार रही है, तब जाके अपन पलट रहे हैं, वो सब नहीं, ठीक है ना। पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। फाइंड द रेंज ऑफ दिस। यहाँ पे फिर से वही है, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी इसमें रियल आएंगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग y निकालना है। ऐसा नहीं कि ऊपर से एक्स स्क्वायर काट देना, 3x काट देना, 4 काट देना कि सर माइनस अपॉन प्लस माइनस, नया तरीका हो जाएगा करने का। चलो बताओ, करो। मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू मस्ट सॉल्व इट, बट अगर सॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है, बाकी मैं बतलाऊंगा आपको। हो गया, करिए डिस्कस। मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट भी आपके पास आ गई होगी, और थोड़ा सा होमवर्क देखते रहना हॉल एंड नाइट का। वहीं पर अपन ने ERP में ही जो आपका लॉगिन करने के बाद उसी में दिखता है, एक दो बच्चे लिख लेते हैं। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों ने शायद देख लिया होगा होमवर्क, ठीक है ना, बट फिर भी अगर नहीं देखा है तो दैट इज़ रॉन्ग। आपको देखना चाहिए ना कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपलोड हुई हैं, सब कुछ देखना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें ज़रूर देखिए, समझ में आएगा। तो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। देखिए सुनिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको सीख लीजिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हाँ जीवन में आप मतलब प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा, लेकिन हाँ आप इस रेस में थोड़ा एलिजिबल हो जाइएगा, आप अपने पिछले वाले कल से ज़्यादा बेटर हो जाइएगा, आप इस तरह के क्वेश्चंस करने में मज़ेदार हो जाइएगा। फिर से वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से उन स्टेप्स का अनुसरण करें। अगर आपने उन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ छोड़ी, आपने उसको किसी को हल्का माना, तो न्यूटन का तीसरा नियम तुरंत लगेगा, वो आपको हल्का मानेगा और आपको तुरंत रिजेक्ट कर देगा, समझ में आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ना तो आप उसको हल्का माने और ना उसको आपको मतलब वो आपको हल्का माने, ऐसा आप उसको अवसर दें, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। पहला काम वही कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक्स के इसमें सिर्फ रियल वैल्यूज ही इनपुट कर सकते हैं, इनपुट मतलब डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। देखो बिल्कुल एक एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को इधर ले आएगा तो इधर बन गया y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। देख लो एक्स स्क्वायर को इधर ले आएगा तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इनके साथ क्लब कर लीजिए ना, दिख रहा है, प्लस ये दोनों को क्लब कर लीजिए आप, तो प्लस 3x हो जाएगा, तो 3x इंटू वाई प्लस 1 और प्लस 4y माइनस 4, तो 4y माइनस 4। ठीक ठीक बच्चे, नहीं अब ये क्या दिख रहा है, x में क्वाड्रेटिक, लेकिन इसके लिए ध्यान देखेंगे x में क्वाड्रेटिक ये तभी दिखेगा जब यहाँ का ये जो कोफिशिएंट है ये नॉन जीरो होगा। तो इसके बाद मैं इसीलिए सारे बच्चों को राय देता हूँ कि आप इस तरीके से लिख के कीजिए, बहुत फायदा मिलता है।
कि आप दो केसेस में इसको बांटे, जब y माइनस वन नॉन जीरो है तब तो क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। हमें नहीं पता है ना इनिशियली कि y क्या ले रहा होगा, अगर पता ही होता तो इतना सॉल्व क्यों कर रहे होते हैं। आपको पता है क्या कि y के रेंज में क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था, अगर पता था तो फिर सॉल्व ही क्यों कर रहे हैं। तो हमको पता नहीं है कि y क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो हम ये कैसे मान लें कि ये x में क्वाड्रेटिक ही है, हम कैसे मान लें कि x में क्वाड्रेटिक ही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि y 1 हो रहा हो तो ये x में क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब इसके बाद हम दो केसेस में प्रोसीड करेंगे, एक तो क्या y माइनस वन नॉन जीरो और दूसरा है y माइनस वन इक्वल टू जीरो। सुनना बच्चों, सुनने में बहुत शक्ति है और उसका अनुसरण करने के बाद तो आप मतलब भक्ति शक्ति सब कुछ बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे दो केसेस क्यों बनाए, पहली चीज मैंने ये बताई कि दो केसेस बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं इसको आगे चल के क्वाड्रेटिक विजुअलाइज करने वाला हूँ, और आगे चल के क्वाड्रेटिक विजुअलाइज करने वाला हूँ तो मुझे बीच में बाधा क्या दिख रही है कि अगर y माइनस वन अगर जीरो हो जाए तो शायद मैं उस विजुअलाइजेशन में फेल हो जाऊंगा। तो मैंने क्या कहा कि फिर विजुअलाइज करने के हिसाब से मैंने दो केस बना लिया। अब मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है कि जब मैंने y माइनस वन को नॉन जीरो मान लिया तो मैं अब इसको क्वाड्रेटिक की तरह आसानी से विजुअलाइज कर सकता हूँ, और दूसरे केस को भी मैं कंफर्टेबली हैंडल कर सकता हूँ। कैसे, कोई बोले कि y माइनस वन अगर जीरो हो गया तो चेक कर लो भाई कि y माइनस वन जीरो हो सकता है कि नहीं। तो y माइनस वन जीरो कब होगा, जब y की वैल्यू वन पॉसिबल होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। किस x के लिए होगी, तो आप यहाँ रख दो ना, यहाँ पे y इक्वल टू वन रख दो, तो यानी यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब ये मैनुअली चेक कर लो। इस पार्ट के लिए मैं क्या इंस्पायर कर रहा हूँ आपको कि ये जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है दिस इज इक्वल टू वन रख के सॉल्व कर लो, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी भाई मेरे जीरो, x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू वन आएगी। तो क्या ये रेंज का हिस्सा होना चाहिए, सोच के जल्दी बोलो। अरे होना चाहिए ना, नहीं कैसे बोल लो, होना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू जीरो रखते ही y वन आ रहा है, तो हम रेंज निकाल रहे हैं, तो वही तो बोल रहे हैं कि x की जो वैल्यूज रख, x जीरो रियल तो ये है ना, रियल वैल्यू रखी जीरो, और y की वैल्यू क्या आई भाई, बोलो ना वन, तो y इक्वल टू वन मस्ट बी इन रेंज। अभी नहीं चमका, दो केस बनाया हम लोग। पहला केस क्वाड्रेटिक इसलिए अज्यूम करने वाले हैं क्योंकि अब हम क्वाड्रेटिक के फंडे लगाएंगे उस पर। क्वाड्रेटिक के फंडे लगाने में कब असमर्थ थे, जब y माइनस वन जीरो हो रहा था, तो एक ही केस था, अलग कर लिया, चल भाई तू किनारे आ जा, अब बात करते हैं तेरे से, तो हमने उसको किनारे में ले लिया, तो y इक्वल टू वन दिखा मुझे, तो y इक्वल टू वन जैसे ही मैंने रख दिया तो मुझे दिखा x की वैल्यू जीरो, यानी कि रेंज का पार्ट हो गया ना, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू वन आ रहा है। लेकिन मान लो कि इसको सॉल्व किया होता और x की कोई वैल्यू नहीं आती, अभी देखा था ना हाफ भी रखा था जो अभी पिछले क्वेश्चन में, तो y इक्वल टू हाफ पे x की कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। तो मान लो ऐसा ही हो जाता है यहाँ पे, अब बोलोगे कब होगा, अरे भाई होता है, ठीक है, तो तुम चिंता मत करो ज्यादा, समझ रहे हो ना, होता है, इसलिए आप टेंशन मत लो। तो इसलिए मैंने इसको दो, अगर नहीं होता तो मैं क्यों मतलब बोलूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे y इक्वल टू वन रखा और x इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब ये क्लियर हो गया क्या कि ये रेंज का तो पार्ट होगा। यानी अब हम बस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन y माइनस वन नॉन जीरो, तो इस केस का क्या करना है, ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है पहले वाले पार्ट में, y माइनस वन नॉन जीरो है तो ये मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, और ये x के रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, हाँ या ना, x के रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। कोई भी y सोचो जो इसके रेंज का हिस्सा होगा वो किसी ना किसी रियल x पे ही आ रहा होगा ना, कोई भी y जो इसके रेंज का हिस्सा होगा मेरे दोस्त, रेंज निकालना है, ध्यान रखना, मतलब वो वैल्यूज ऑफ y निकालना है जो किसी ना किसी x रियल के लिए आ रहा हो, यही तो निकालना है। तो यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो आप y की वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं वो x की रियल वैल्यू के लिए आ रहा है ना, किसी ना किसी x रियल पे अटेन कर रहा है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक में x रियल के लिए अटेन कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा मेरे भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोलो सही है, नहीं समझ में, फिर से बोल देता हूँ एक बार और, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, उसके आगे तुम्हें ही फील करना पड़ेगा। हमने बोला कि हम y की रेंज निकालने के पीछे पड़े हुए हैं, एक वैल्यू रेंज में आ गई मुझे y इक्वल टू वन, क्योंकि दिख रहा है कि x इक्वल टू जीरो पे तो अटेन हो जाएगा। अब बाकी के लिए क्या, हर एक में वैल्यू रख रख के थोड़ी देख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज है भाई x की, कैसे रख के देख सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज है तो सब रख के थोड़ी देख सकते हैं, उतना तो उम्र भी नहीं है तुम में से किसी का, मेरा भी नहीं है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, तो यानी कोई ना कोई x जब रियल वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो y आएगा रेंज में। यानी मैं बोल सकता हूँ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो भी रेंज वाला y होगा, जो भी रेंज वाला y होगा वो किसी ना किसी रियल x के लिए आ रहा होगा। तो यानी x की वैल्यू रियल के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, देखो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर, तो 9 इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, और माइनस क्या होएगा 4y माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन
इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो 0, सही है क्या? इसको मैं कैसे लिख दूं, 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, और -4y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। मतलब हो गया ये, गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ गड़बड़ तो लग रहा है, ठीक तो लग रहा है, हाँ गड़बड़ है। एक 4 भी आएगा यहाँ पे दोस्त, 4ac होता है, 4ac। अरे यार 2 की पावर 4 नहीं आएगा यार। यहाँ पे स्क्वायर -4 इंटू 4y माइनस 4 इंटू y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। और इधर हो गया ठीक है। अब ये हो जाएगा 7y माइनस 1 और 3y माइनस 4y इज माइनस y प्लस 7। फिर से देख लो, माइनस साइन निकालने वाला हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो तो बलबला मत जाना। तो यहां से क्या आ जाएगा, इधर लिख देता हूं नहीं तो 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले पार्ट के लिए इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बता रखा है बेबी कर्व मेथड। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पेन कॉपी निकाल के समझ लेना, 1/7 से 7। इस वाले में ही है, लेकिन इस वाले में हमने माना था ना इस पहले केस में कि 1 नहीं हो सकता है, तो फाइनली पहले केस के हिसाब से 1 हटा रहा हूँ, पूरे के हिसाब से नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि पहले केस में मैंने ऑलरेडी मान रखा है कि y इज नॉट इक्वल टू 1। पहले केस में मैंने ऑलरेडी मान रखा है क्या कि y इज नॉट इक्वल टू 1, तो यानी पहले केस का आंसर तो ये आ रहा था, तो उसमें मुझे 1 हटाना पड़ा, लेकिन दूसरे केस के हिसाब से y इक्वल टू 1 तो जोड़ना पड़ेगा। यानी एक्चुअल आंसर क्या आएगा, एक्चुअल आंसर क्या आएगा इसका, y का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1/7 से 7। एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल है, y है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाया, दो केस क्यों बनाया, ताकि हम इस क्वाड्रेटिक को विजुअलाइज कर पाए। एक केस हमने नॉन जीरो लिया, एक केस जीरो लिया। जीरो वाले केस में मैनुअली चेक करके देख लिया कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो यानी ये रेंज का हिस्सा हो गया। अब ये दिख रहा है कि ये इसके लिए क्वाड्रेटिक हो गया। और क्वाड्रेटिक में भी मजेदार चीज क्या है कि x की किसी ना किसी रियल वैल्यू पे वो y आया होगा, जो भी y की बात हम कर रहे हैं ना, जिस भी रेंज की y की बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी रियल x के लिए आया होगा, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आया तो कॉपी में खुद से करके देखना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फाइनली y ये आ रहा था। -1 इसमें क्यों किया, क्योंकि पहले पार्ट के साथ सॉल्व कर रहे थे और उसमें y इक्वल टू 1 अलाउड नहीं था, लेकिन फाइनली y इक्वल टू 1 तो है ही रेंज में, तो इसलिए फाइनली आंसर क्या आया दोस्त, 1/7 से 7। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन हम होमवर्क ही दे रहे हैं, शीट अपलोडेड है मेरे ख्याल से, और शीट अपलोडेड है तो नए वाले पेज पे मैं एक बार आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो डू योरसेल्व्स, मेरे ख्याल से काफी सारा हो ही गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और टिल इलस्ट्रेशन 12, स्टार्टिंग से टिल इलस्ट्रेशन 12, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज 1 में भी दे देते हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2, तो ये सारा होमवर्क आप करके रखिए, ठीक है। और फिर हम अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो 1 to 11, ये क्या हुआ, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर लाइफ विथ स्टडीज ऑफ कोर्स।
ठीक है। चलो बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं जो बोलता हूँ थोड़ा कड़वा हो सकता हूँ किसी किसी के लिए, बट दिल में कुछ मेरा बुरा नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ सब बच्चे अच्छे से पढ़ें, खुशी से खुशी पढ़ें, फाइट मारें, डाउट पूछें, डाउट पूछने के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ऑब्वियस है कि आपके मेहनत से सीख सकते हैं आप, तो वहाँ मेरा बोलना फ़र्ज है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो गुड बाय, बाय।